अब बटन जार गो लाइव करना। हेलो एवरीवन, जय हिंद जय भारत। गुड इवनिंग। कमल भगत गुड इवनिंग, डार्विन चौधरी गुड इवनिंग, लोकेंद्र सिंह गुड इवनिंग, नौरत गुड इवनिंग, यूवी गुड इवनिंग, विकास कुमार गुड इवनिंग, शुभम गुड इवनिंग, विकास गुड इवनिंग, भूपेश स्वामी खुश रहो भाई गुड इवनिंग, कमल गुड इवनिंग, राजेंद्र जाट गुड इवनिंग, टेक थिंग्स गुड इवनिंग, राजेश सैनी गुड इवनिंग। एक बार सभी बच्चे लाइव अपने जो है लिंक को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ में। एक बार अपने फ्रेंड्स के साथ में लिंक को शेयर कर दें। और चॉइस देख रहे हैं, और ये बाकी के जो 11 नालायक के जिन्होंने लाइक नहीं किया, कौन है रे ये? चलो अब जल्दी शुरू करते हैं अपन। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो ग्रेविटेशन के ऊपर होने वाला है। जैसे कि अपने आप सबको पता है कि भाई सारे बच्चे जो हैं पढ़े हुए हैं एक बार कहीं ना कहीं किसी ना किसी से। तो अपना जो आज टारगेट, अभी तक जो टारगेट रखा है मैंने टेस्ट सीरीज़ का, वो टेस्ट सीरीज़ का टारगेट ये था कि भाई कि आप सभी को जो भी इम्पोर्टेंट जिनका वेटेज ज़्यादा है वो सारे के सारे टॉपिक करवा दिए जाएँ। तो वेटेज ज़्यादा में मैंने आपको हीट और थर्मोडाइनमिक्स के 4 टॉपिक तो करवा दिए हैं। उनका लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप जाके चेक कर लेना। आज वाले इस वाले के अंदर भी दे देंगे। हीट और थर्मोडाइनमिक्स जो है वो मैंने आपको 4 से 5 पार्ट में कर दिया है, ठीक है। सोनू गुप्ता जी थैंक यू, अनिल कुमार पाल, महेंद्र चौधरी, हनुमान। अब अपन ने जो है आज एक और टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो टॉपिक है ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण के अंदर आपने देखा होगा गुरुत्वाकर्षण के अंदर तीन चीजों से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। एक तो फैक्टर अफेक्टिंग जी, स्मॉल जी, गुरुत्वीय त्वरण को प्रभावित करने वाले कारकों से सवाल पूछा जाता है। और एक जो है अपने सवाल पूछा जाता है किससे? सैटेलाइट से। सैटेलाइट से, उपग्रह से सवाल पूछा जाता है हर साल। एयरफोर्स का फिक्स है पैटर्न। कुछ ऐसे टॉपिक है जिनसे सवाल उनको पूछना है तो वो पूछेंगे ही सही, ठीक है। सैटेलाइट हो गया, जी को प्रभावित करने वाले कारक हो गए, पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी हो गया। तो इनसे अपन को जो है, हाँ भाई मनोज कुमार, जो टॉपिक ग्रेविटेशन रहेगा आज का। मोहम्मद फरियाद, टेक थिंग्स, नीरज कुमार हेलो, राहुल शर्मा हेलो, गोपाल गुड इवनिंग, मोहम्मद फरियाद, मनोज कुमार। टॉपिक ग्रेविटेशन है आज। तो कल अपन देखते हैं, अभी लास्ट में जाते टाइम डिसाइड कर लेंगे क्या रहना चाहिए। रोहिताज सिंह गुड इवनिंग, सुभाष कुमार भेरी गुड इवनिंग, आदर्श पांडे जो है सर कॉन्सेप्ट पढ़ाइए। बिल्कुल, आज कॉन्सेप्ट रहेंगे अपने, जैसे कल हमने पढ़ाया था वैसे ही रखेंगे। पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा देंगे, फिर उसके बाद सवाल करने वाले हैं अपन। दिनेश चौधरी गुड इवनिंग, राजेश सैनी गुड इवनिंग। थोड़ा शेयर करें यार आप लोग, क्या है कि शेयर में कंजूसी कैसे कर रखी है तुमने? अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर जरूर कीजिए। तो 8:05 पे अपन क्लास स्टार्ट कर देंगे, 1 मिनट के अंदर अंदर। जय सिंह गुड इवनिंग, महेंद्र सिंह गुड इवनिंग, दीन इस्लाम। By doing this you get highly subscriber in this time, your channel highly engaged. मिश्रा संजीत हेलो, महेंद्र सिंह हेलो, गुड इवनिंग, मनोज कुमार गुड इवनिंग एवरीवन। चलो स्टार्ट कर देते हैं। ऐप जो है बेटा 1 हफ्ते के अंदर आने वाला है, क्योंकि थोड़ा सा क्या है कि वो अभी आपको पता है कि जो कोरोना है उस पैंडेमिक की वजह से जो अपने सभी वर्ग प्रभावित हुए हैं, उसी तरीके से वहाँ जो गूगल हेडक्वार्टर है वहाँ पर भी मेन पावर कम है, काम करने वाले कम हैं।
तो उसमें थोड़ा सा उसमें गूगल से उसको वेरीफाई होने में और उसमें समय लगता है, क्योंकि लीगल काम है, तो इसलिए थोड़ा सा उसमें समय लगता है। बिल्कुल, अब इसको स्टार्ट कर देते हैं। एप्लीकेशन 1 हफ्ते के अंदर आने की पूरी संभावना है, तो इस 1 हफ्ते के अंदर अंदर आ जाएगी। सत्येंद्र कुमार, बिल्कुल थैंक यू, व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया है। मोहम्मद फरियाद, कितने पैसे लगेंगे? इतने लगेंगे बेटा कि जो आपको बिल्कुल नेग्लिजिबल है, इतना आपका बहुत आसानी से आप छोटा मोटा डेटा का खर्चा और ये कर देते हो, इतना सा खर्चे में काम करेंगे। और मतलब आप लोग जब उसकी फीस देखोगे तो शायद मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी बच्चा होगा, सिंगल बच्चा, जो ये बोलेगा कि यार सर हमें दिक्कत है इस फीस को पे करने में। ऐसी फीस रखी जाएगी जो एकदम, जो बिल्कुल निम्न वर्ग से बिलोंग करता है, उस बच्चे को भी तकलीफ नहीं हो। इसका मुख्य टारगेट जो है वो यही रखा गया है कि किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टॉपिक वाइज टॉपिक आज पूरा हो जाएगा ग्रेविटेशन। बिल्कुल, आज पंकज शर्मा जो इंपॉर्टेंट है आज वो सारे कंसेप्ट आपको क्लियर करा के भेजेंगे, एक भी सिंगल बात इसमें रहेगी नहीं। जमशेर भाटिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, अब टाइम हो गया है काफ़ी। तो जो भी है बच्चे हैं अभी तक नहीं आए हैं वो आ जाएंगे धीरे धीरे। तो आज का जो टॉपिक अपन लेने वाले हैं वो ग्रेविटेशन है। ग्रेविटेशन से अपन इस बात को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। सबसे पहले मैंने इसके अंदर आपको पहले बता दूं, जो आज क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं उसके अंदर अपन पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी के बाद में अपन क्या करेंगे, कुछ सैटेलाइट के ऊपर बात करेंगे और कुछ केपलर के नियम के ऊपर बात करेंगे। आज का जो चैप्टर रहेगा वो 3 बिंदुओं पर फोकस्ड रहेगा, बेस्ड रहेगा। जिसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि वह वेग जिससे किसी प्रक्षेप पे किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया जाता है, ठीक है, किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करने पर वह अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से पलायन कर जाता है, तो वो निर्भर नहीं करता। देखो क्वेश्चन तो बिल्कुल बेसिक सा मैंने लिया है, ठीक है, आंसर भी आप सभी का आ जाना चाहिए। क्या आंसर आ रहा है इसमें? आंसर इसमें आ जाना चाहिए। अभी तक आपका क्या आंसर होना चाहिए? अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से आप। आंसर जिसका आगे अच्छी बात है, नहीं है उसकी अच्छी बात है। अब सुन लो, पलायन वेग यहीं खत्म करेंगे अपन। इस क्वेश्चन के अंदर पलायन वेग को कंप्लीट करेंगे। अब सारे बच्चे बिल्कुल ध्यान से फोकस होकर पढ़ेंगे। अब सुनो ध्यान से कि एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है। तो पलायन वेग का फॉर्मूला होता है v, मैं लिखता हूं v e से, e फॉर एस्केप। एस्केप वेलोसिटी जो होती है वो होती है √2gm/r। अब √2gm/r ये होती है अपने किससे बात चल रही है, अपनी अर्थ सरफेस से बात चल रही है। तो 2gm/r। अब इसकी एक और फॉर्म होती है। एक और फॉर्म कौन सी होती है? अगर मैं इसको ऊपर नीचे कैपिटल R से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इसको ऊपर नीचे कैपिटल R से मल्टीप्लाई कर दूं, कैपिटल R, एक फॉर्मूला होता है स्मॉल g का। स्मॉल g का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? सबने सुना होगा, कैपिटल Gm/r²। अरे होता है कि नहीं होता है? तो कैपिटल Gm/r² की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? स्मॉल g। देखो पलायन वेग को प्रभावित करने वाले सारे कारक यहां पर भी आ जाएंगे। एक मिनट ध्यान से सुनते जाओ। Gm/r², अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो Gm/r² जो होता है वो क्या हो जाएगा? आपका स्मॉल g हो जाएगा। तो मैं इसको हटा रहा हूं एक बार के लिए। तो मैंने यहां से इसको हटा दिया है। अब आपको पता है कि आप सर कैसे लिख रहे हैं, तो यहां इसकी जगह पर लिख सकते हैं अपन √2gr। ठीक है, तो ये तो कैपिटल G के पदों में आ गया, ये स्मॉल g के पदों में आ गया। अब क्या बच रहा है? अब बच रहा है आपका ये g का एक और फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला और कौन सा होता है? घनत्व के पदों में। किसी को याद है क्या? इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ग्रेविटी क्या होती है? जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसका मान घनत्व के पदों में क्या होता है? तो घनत्व के पदों में g का मान होता है बेटा 4/3 पाई रो इज द डेंसिटी, ρgr। ये किसका फॉर्मूला होता है? स्मॉल g का फॉर्मूला होता है। किसकी टर्म्स में होता है? घनत्व के पदों में होता है। तो आप इस स्मॉल g को हटाओगे, तो यहां से स्मॉल g को हटाओगे और ये वैल्यू यहां पुट करोगे, तो 4 से 2 ये मल्टीप्लाई होगा, 8 हो जाएगा, r का स्क्वायर हो जाएगा, तो r को बाहर ले लेंगे। तो क्या आ जाएगा बेटा? तो इसका मान आ जाएगा कितना? r बाहर आ जाएगा। तो r को बाहर ले लेते हैं, ये r बाहर आ गया, r आ गया बाहर, तो ये कितना हो जाएगा? 8/3 ρg r। ठीक है, 8/3, अच्छा पाई और है, एक सेकेंड, 8/3 पाई
रो जी आर। ये आपके कौन सा वेग आ गया? पलायन वेग आ गया। अब इसके अलावा कोई सूत्र अपने पास में नहीं है। अब आपको जो जो चीजें इसके अंदर आ रही है उस पर पलायन वेग डिपेंड करता है, और जो चीज नहीं आ रही उस पर पलायन वेग डिपेंड नहीं करता। अब आपके सामने एक सवाल में से आप पूछ सकते हो कि सर यहां पर कौन सी चीज क्या है। तो जैसे सबसे पहले नंबर की बात करूं, कैपिटल एम, जो कैपिटल एम है वो किसका द्रव्यमान है? जिसको फेंक रहे हैं या जिस जगह से फेंक रहे हैं। तो कैपिटल एम जो है वो है मास ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान, ग्रह का द्रव्यमान, जहां से फेंका जा रहा है पृथ्वी का द्रव्यमान है ये, पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम। मतलब जिसको फेंक रहे हैं उसका द्रव्यमान कहीं भी नहीं आ रहा, उसको अपन स्मॉल एम मान रहे हैं, वो कहीं भी नहीं आ रहा। तो देखो किस किस बात पर निर्भर कर रहा है, एक तो कैपिटल जी पर डिपेंड कर रहा है, कैपिटल एम पर डिपेंड कर रहा है, स्मॉल जी यानी ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण, आर मतलब साइज, आकार पर भी डिपेंड कर रहा है, और रो यानी कि डेंसिटी यानी कि घनत्व पर भी निर्भर कर रहा है। तो ये सारे वो कारक हैं जिन पर डिपेंड कर रहा है। दो इंपॉर्टेंट बात यहां पर और क्लियर कर देता हूं मैं आपको। एक और, जो अपनी पृथ्वी होती है, पृथ्वी पर जो पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। और बताओ चंद्रमा पर कितना होता है? बच्चे कमेंट करके बताएं कि मून पर, चंद्रमा पर पलायन वेग की वैल्यू कितनी होती है? मून पर पलायन वेग कितना होता है? कमेंट करके बताएं फटाफट जल्दी से। मून पर पलायन वेग कितना होता है? फटाफट कमेंट करके बताएं। मून पर कितना होता है पलायन वेग? तो मून पर जो पलायन वेग होता है वो कितना होता है? वीई होता है आपका 2.31 किलोमीटर पर सेकंड। 2.31 किलोमीटर पर सेकंड होता है पलायन वेग की वैल्यू। कहां पर? मून पर 2.31 किलोमीटर पर सेकंड। तो बताओ अब इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको फटाफट बता दी सारी चीजें। कैपिटल एम पर पलायन वेग निर्भर करता है, मतलब पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, पृथ्वी के आकार कैपिटल आर पर निर्भर करता है, स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, आर आकार हो गया, रो डेंसिटी हो गया, और ये आकार हो गया, मतलब पृथ्वी के घनत्व पर भी डिपेंड करता है। अब आ जाओ, ये बोल रहा है कि किस पर डिपेंड नहीं करता है, किस पर डिपेंड नहीं करता है? तो डिपेंड मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ पे तो डिपेंड कर रहा है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। मास ऑफ द प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल मतलब जिस चीज को फेंका जा रहा है उसके द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता, तो इसने यही पूछा कि डिपेंड नहीं करता। रेडियस ऑफ द प्रोजेक्टाइल्स ऑर्बिट, मतलब जहां से फेंका जा रहा है उसके त्रिज्या पर तो बिल्कुल निर्भर कर रहा है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, इस पर भी डिपेंड कर रहा है, इस पर भी डिपेंड कर रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? बी। अरे क्या आंसर हो जाएगा? बी। अभी आगे क्वेश्चन आएगा तब आपको करके बताना है कि पलायन वेग किस किस पर निर्भर कर रहा है। कैपिटल एम पर, जी पर, रो पर, और इनका मान पृथ्वी पर इतना होता है, चंद्रमा पर इतना होता है। क्लियर? अब आगे बढ़ाते हैं, ये आगे और आएगा, अभी देखते हैं इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये पलायन वेग से रिलेटेड है। क्वेश्चन है कि पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे एक उपग्रह की काइनेटिक एनर्जी के है, कम से कम कितनी ऊर्जा और दी जाए कि वह पलायन कर सके, वो एस्केप कर जाए? चलो फटाफट इसका आंसर दो, 1 मिनट के अंदर क्या आंसर हो रहा है इसका? आंसर बताएं, आंसर बोल दें फटाफट। डी तो कांस्टेंट है क्या बेटा? डी कौन है भैया? लव जिंदगी, क्या दिक्कत है डी में? अरे डी में क्या दिक्कत है? अरे कांस्टेंट है पर निर्भर तो कर रहा है ना उसके ऊपर, जी पर। जी का वैल्यू तो आ रहा है ना कि भाई जी आता ही नहीं हो भाई, एक ये वैल्यू यहां रखोगे, जैसे इन तीनों का गुणनफल 1 है तो ये 1 से गुणा तो हो रहा है ना, तो मान तो प्रभावित हो ही रहा है। एक बच्चा ये कह रहा है, इसका नाम था क्या है, ये है लव जिंदगी के नाम से इसका अकाउंट है। ये बच्चा कह रहा है कि साहब डी तो कांस्टेंट है, यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पर कैसे डिपेंड कर रहा है पलायन वेग? डिपेंड तो कर ही रहा है भाई। 2 एम और आर को गुणा करो, मान लो गुणा करने पर 5 आया। अब ये 5 आ रहा है तो इस ये नहीं है तो 5 आ रहा है, और ये होगा तो 5 इंटू कुछ, तो पलायन वेग तो बढ़ गया ना। डिपेंड तो कर ही रहा है, कैसे डिपेंड नहीं कर रहा है? बिल्कुल डिपेंड करेगा। ठीक है, अच्छा अपने आगे आ जाओ। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है कि पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे उपग्रह की गतिज ऊर्जा के इसको कम से कम कितनी ऊर्जा और दी जाए कि यह अंतरिक्ष में पलायन कर जाए? क्या आंसर हो जाएगा भैया? फटाफट बता दो। ज्यादातर बच्चों का बी आ रहा है, बी आ रहा है ज्यादातर बच्चों का।
चलो इसको मैं सॉल्व करता हूं। अब देखो ध्यान से, सब बच्चे ध्यान से देखना, एक बार इसको चैट को स्टॉप करके यहां ध्यान से देखो। भाई आपको पता है कि अगर हमें किसी को भी पलायन करवाना है तो उसका वेलोसिटी कितना करना चाहिए। दो क्वेश्चन बताऊंगा यहां पर, ध्यान से सुनना। काइनेटिक, अपने को पता है किसी को भी पलायन करना है तो उसका वेग कितना होना चाहिए। ये किसकी बात कर रहा है? एक सैटेलाइट की बात कर रहा है। अरे किसकी बात कर रहा है? सैटेलाइट की। आपको पता होगा कि जो सैटेलाइट है वो उसका वेग कितना होता है। सैटेलाइट का वेग होता है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, √GR। कौन से सैटेलाइट? जो हमारे पृथ्वी के पास है। मैं यहां लिख देता हूं साइड में, क्लोजेस्ट सैटेलाइट्स, निकट स्थित उपग्रह। जो निकट स्थित उपग्रह हैं, जो बेटा निकट स्थित उपग्रह हैं, उन उपग्रहों का वेग कितना होता है? √GR। और बताओ पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है? मैंने अभी अभी बताया तुम्हें, एस्केप वेलोसिटी होती है √2GR। अरे बताया कि नहीं बताया? ये होता है कौन सा वेलोसिटी? पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी। अब बताओ इन दोनों में संबंध क्या है? इन दोनों में संबंध क्या है? इन दोनों में रिलेशन क्या है? तो क्लियर आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो V0 है ये √GR है, तो √GR की जगह क्या लिख दें? ये। तो VE बराबर कितना हो जाएगा? √2V0। अब पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन सुनना मेरी बात, कि किसी उपग्रह को पलायन करवाने के लिए, किसी सैटेलाइट को पलायन एस्केप करवाने के लिए उसका वेग कितना करना होगा। तो पलायन करवाने के लिए उसके वेग को कितना करना होगा? √2 करना होगा। कितना गुणा करना पड़ेगा बेटा? √2 गुणा करना पड़ेगा। आपसे पूछा जाए कि किसी उपग्रह को पलायन करवाने के लिए उसके वेग को कितना करना चाहिए, तो आप बोलोगे √2 गुणा या फिर 1.414 गुणा करना चाहिए। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे बोल रहा है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी को कितना कर दें, उसकी काइनेटिक एनर्जी को कितना कर दें कि वो पलायन कर जाए, वो एस्केप कर जाए। तो देखो ध्यान से, तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी की, जिसको हमें पलायन करवाना है उसकी काइनेटिक एनर्जी पलायन ऊर्जा के बराबर होनी चाहिए, KE, एस्केप के बराबर। तो पलायन करवाने के लिए 1/2 स्मॉल m, पलायन वेग कितना होता है? VE²। पलायन वेग होता है VE, मतलब जिसको पलायन करवाना है, जिस उपग्रह का पलायन करवाना है उसका वेग इसके बराबर होना चाहिए। और उपग्रह का वेग तो इतना होता है, हमने इतना कर दिया तो इसकी वैल्यू कितनी है? इतनी है। तो KE कितना होगा? KE होगा 1/2 m VE, पलायन वेग। तो पलायन वेग VE है, तो VE की वैल्यू √2 V0 का स्क्वायर। तो बताओ ये कितना आ गया? ये आ गया KE पलायन गतिज ऊर्जा, √2 को बाहर ले आओ तो 2, अंदर बचेगा 1/2 m VO का स्क्वायर। VO का स्क्वायर मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी, यानी उपग्रह का वेग। VE मतलब पलायन वेग, तो ये है उपग्रह का वेग। तो काइनेटिक एनर्जी एस्केप वाली बराबर है कितनी गुणी? 2 गुणी। किसकी? काइनेटिक एनर्जी किसकी? ऑर्बिट की, ऑर्बिटल वेलोसिटी की या उपग्रह की। तो यानी कि किसी भी उपग्रह को पलायन करवाने के लिए उसका जो वेग है उसको तो √2 गुणा, और गतिज ऊर्जा को कितना गुणा कर दें? 2 गुणा। गतिज ऊर्जा तो कितनी कर दें? 2 KE, और वेग कितना कर दें? √2। तो फिर वो क्या कर जाएगा? पलायन कर जाएगा। अब मैं आपसे यहां पर एक क्वेश्चन पुट कर रहा हूं, मेरा क्वेश्चन सुनना ध्यान से और कमेंट करना। अब एक क्वेश्चन पूछे आपसे, क्वेश्चन सुन लो सारे बच्चे। क्वेश्चन क्या है कि किसी उपग्रह की, क्वेश्चन सुनना, किसी उपग्रह की चाल को, कमेंट करना, किसी उपग्रह की चाल को कितना प्रतिशत बढ़ा दें। किसी उपग्रह की चाल को कितना प्रतिशत बढ़ा दें, किसी उपग्रह की चाल को कितना प्रतिशत बढ़ा दें कि वह पलायन कर जाए। क्वेश्चन है किसी उपग्रह की चाल को कितना प्रतिशत बढ़ा दें कि वह पलायन कर जाए। उपग्रह को पलायन करवाना है तो उसकी चाल को कितना % बढ़ाएंगे? कमेंट करो फटाफट। किसी उपग्रह की चाल को कितना % कर दें कि वह पलायन कर दे? चाल पूछ रहा हूं बेटा, सामने लिख रहा है आपके। किसी उपग्रह की चाल को, आंसर नहीं आ रहा भैया, आंसर 41 आ रहा है किसी का क्या आ रहा है?
41 100%, किसी का 41, किसी का 100। तो देखो इधर ध्यान से, मैंने बोला कि किसी उपग्रह की चाल को कितना परसेंट कर दें, तो मतलब प्रतिशत वृद्धि निकालनी है, प्रतिशत वृद्धि निकालनी है, प्रतिशत वृद्धि। अब बताओ प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल बटा इनिशियल इंटू कितना 100। अपन ने उपग्रह का वेग कितना कर दिया? अपन ने उपग्रह के वेग को फाइनल बाद में कितना कर दिया? √2 गुना कर दिया। तो फाइनली हमने वेग को कर दिया √2 गुना, √2 गुणा √2 V0। पहले कितना था? पहले V0 था, इनिशियल V0 था, इंटू कितना 100। ये √2 मतलब 1.414, 1.414 माइनस 1/1 इंटू 100, तो बोलो कितना आ गया? 41.4%। यानी कि वेग को 41.4% बढ़ा देंगे तो वो क्या कर जाएगा? पलायन कर जाएगा। अच्छा, सेम क्वेश्चन पूछता हूं, आंसर देना। अगर आपसे पूछा जाए कि उपग्रह की, किसी उपग्रह को पलायन करवाना है, किसी उपग्रह को क्या करवाना है? पलायन करवाना है, तो बताओ उसकी गतिज ऊर्जा को कितना % बढ़ाएंगे? काइनेटिक एनर्जी बता दो जल्दी से फटाफट, काइनेटिक एनर्जी कितनी % बढ़ानी चाहिए? उपग्रह को पलायन करवाना है तो उसकी गतिज ऊर्जा को कितना % बढ़ाओगे? उपग्रह को पलायन करवाने के लिए काइनेटिक एनर्जी कितनी % बढ़ाओगे? फटाफट बोल जाओ भैया फटाफट। उपग्रह को पलायन करने के लिए उसकी काइनेटिक एनर्जी कितना % बढ़ानी चाहिए? उपग्रह को पलायन करने के लिए गतिज ऊर्जा कितनी % बढ़ानी चाहिए? 100%, 200%, 300%? ये ऑप्शन आ रहे हैं। अरे अभी तो पूरा सोल्व करके दिखा दिया यार, अभी भी ये 200 200 300 वाले कौन है रे नालायक? इधर देखो, अब अपने से बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है। मैंने क्या कहा? काइनेटिक एनर्जी कितनी गुणी हुई? काइनेटिक एनर्जी को कितना गुणा किया तुमने? 2 गुणा। अब इतना तो तुम्हें पता होना चाहिए, अरे मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, इतना तो तुम्हें पता होना चाहिए, अगर कोई भी चीज 2 गुणी हो रही हो, कितनी गुणी हो रही हो? 2 गुणी, तो 2 गुणी होने का मतलब कितना % होता है? 100% होता है। चलो मैं बता देता हूं उसको कैसे करना है। देखो, अब परसेंटेज वृद्धि की बात कर रहा है गतिज ऊर्जा में, तो गतिज ऊर्जा में वही बात है फाइनल, तुमने फाइनल गतिज ऊर्जा कितनी कर दी? 2 ke। अरे पहले गतिज ऊर्जा ke थी, अब तुमने कितनी कर दी? 2 ke, 2 ke माइनस ke बट्टा ke, और परसेंटेज में बात चल रही है, तो परसेंटेज में बात चल रही है तो क्या कर सकते हो? मल्टीप्लाई बाय 100, कैंसिल कर दो, कितना आ गया? 100%। गतिज ऊर्जा को कितना % कर दें? 100%, तो वो क्या हो जाएगी? पलायन कर जाएगी। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, लास्ट बात फटाफट एक बार पूरा रिवाइज कर रहा हूं, 4 बातें। कितनी बातें हैं? 4 बातें, सुन लो फटाफट। कि उपग्रह को उसकी कक्षा से बाहर निकालना है, उपग्रह को उसकी कक्षा से बाहर निकालना है, तो उसका वेग कितना गुणा करोगे? √2 गुणा। कितना गुणा करोगे? √2 गुणा, पहली बात। नंबर 2, उपग्रह को क्या करवाना है? अपने को पलायन करना है, तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी करोगे? 2 गुणी। वेग √2, गतिज ऊर्जा √2 गुणा। वेग को कितना % बढ़ाओगे? 41.4%। गतिज ऊर्जा को कितना % बढ़ाओगे? 100%। अरे क्लियर हो रही है बात में? तो यस सर बोल दो, क्लियर हो रही है तो फटाफट। अरे सौरव आगरा हरी अभी भी 200% आ रहा है क्या भाई? बता दिया ना यार 100%। एक बार क्लियर हो रहा है तो फटाफट। अरे 200 कौन है रे? ये सौरव क्या हो गया? बोल रहा है ना 100% आएगा बेटा, अभी तेरे सामने करके बताया, ये देख ना 200 कैसे हो जाएगा? 2 गुणे का मतलब 200%। वाह यार अजब आदमी है। 2 ke माइनस ke बटा ke 100% आएगा, 200% कैसे आ जाएगा? प्रूव करके बता रहे तेरे सामने। अरे बात क्लियर हो गई ना? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे सबसे सिंपल क्वेश्चन है और एयरफोर्स वालों ने पता नहीं कितनी बार पूछ लिया, और कई नालायक ऐसे हैं जो अभी तक इसका आंसर नहीं बता सकते। एयरफोर्स अभी रिसेंटली 2019 में आ चुका है, 18 में आ चुका है। आंसर बोलो फटाफट इसका। किसी दूरसंचार उपग्रह, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट
जगदीश श्योरन जो है बेटा जल्दी करवाओ। देख बेटा कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नहीं आता, तू इंटेलिजेंट है लेकिन कई बच्चे मेरे जैसे होते हैं जिनको कम आता है, समझ रहा है मेरी बात? तो इस वजह से थोड़ा सा हमें धीरे करवाना पड़ता है। यहाँ सारे बच्चों को सिखाना भी जरूरी होता है। आपको आता है बहुत अच्छी बात है, थैंक यू, लेकिन थोड़ा सा और दूसरों की भी सोचा करो। इसका आंसर बोल दो रे, फटाफट बोल दो। कम्युनिकेशन सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है कौन सी से, अच्छा एक बात बताओ, सुनना, एक मिनट सुनना, मेरी बात सुनना। एक क्वेश्चन का जवाब दो जल्दी से, एक क्वेश्चन का जवाब दो। मैंने क्वेश्चन पूछा कि दूर संचार उपग्रह कम्युनिकेशन सैटेलाइट कौन सा होता है? क्वेश्चन सुनना, कम्युनिकेशन सैटेलाइट कौन सा होता है? पहला ऑप्शन है भू स्थिर उपग्रह, या फिर आपके तुल्यकालिक उपग्रह, या फिर भाई ऑप्शन दे देता हूं, एक पहला ऑप्शन है भू स्थिर, बी है तुल्यकालिक, तुल्यकालिक, सी ऑप्शन है आपके वो ध्रुवीय, और डी पता नहीं। एक से ज्यादा ऑप्शन सही है। मैं पूछ रहा हूं आपसे कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट कौन सा होता है? ए बी सी डी, या एक से ज्यादा ऑप्शन सही है, ए और बी, बी और सी, ऐसे भी बोल सकते हो। आपसे पूछा जा रहा है कम्युनिकेशन सैटेलाइट कौन सा होता है? ए बी, बी सी, सी डी, ए सी, ए डी, बोलो फटाफट जल्दी से। इंग्लिश में बोलेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट बोलते हैं इंग्लिश में, जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट कहते हैं। तो भैया दोनों उपग्रह होते हैं। ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ये कई बार पूछ लिया इन्होंने कि भू स्थिर उपग्रह जो है उसका मुख्य यूज क्या है? भू स्थिर उपग्रह का मुख्य यूज क्या है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है और भू स्थिर उपग्रह, भू स्थिर, इसीलिए तो इसको क्या कहते हैं? भू स्थिर उपग्रह कहते हैं। अरे कौन सा उपग्रह कहते हैं इसको? भू स्थिर, मतलब पृथ्वी से देखने पर ये कैसा प्रतीत होता है? स्थिर प्रतीत होता है। तुल्यकालिक सिंक्रोनस, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, तुल्यकालिक मतलब इक्वल काल, समान समय होगा। सी राइट नहीं है, ए बी सी ऑल राइट नहीं है। ऑल राइट कौन बोल रहा है भैया? सुनील गुलेरिया, गलत है। ध्रुवीय नहीं होता, ए और बी होगा, ओनली ए और बी, ए बी, ए बी। चलो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट नंबर बोलो। नेक्स्ट नंबर है क्वेश्चन नंबर 4। कक्षा में घूमते हुए, कक्षा में घूमते हुए जो उपग्रह है उसके लिए कौन सी राशि, कई बार आ चुका है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन, कक्षा में घूमते हुए उपग्रह का, कक्षा में घूमते हुए उपग्रह के लिए कौन सी राशि नियत होगी? विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज कांस्टेंट फॉर सैटेलाइट, मूविंग सैटेलाइट के लिए कौन सी राशि नियत होगी? निखिल शर्मा प्रणाम अब कर रहा है, नालायक लेट आया है। कौन सी राशि नियत होगी? तो देखो इसके लिए कौन सी राशि नियत होती है? तो एंगुलर मोमेंटम। इसको अपन सिद्ध भी कर सकते हैं पर इतना समय अपने है नहीं, जैसे कई बच्चे बोलते हैं कि सर थोड़ा और जल्दी करवाओ। तो देखो एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा जी? कोणीय संवेग। कौन सा संवेग? कोणीय संवेग जो होता है वो उपग्रहों के लिए हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहता है। अच्छा कोई भी बच्चा मुझे बता दे कि ये कोणीय संवेग जो है वो कैसी राशि है? कोणीय संवेग कौन सी राशि है? कोणीय संवेग कौन सी राशि है? कोणीय संवेग कौन सी राशि है? फटाफट बता दें। कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम कौन सी राशि है? यस आंसर तो एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम कौन सी राशि है? ये एक ध्रुवीय सदिश है। कौन सा सदिश है? ध्रुवीय सदिश। ध्रुवीय सदिश बोलो इसको, या पोलर सेट, पोलर वेक्टर बोलते हैं, पोलर वेक्टर। जितने भी कोणीय कोणीय वाले होते हैं ना वो सब पोलर वेक्टर हैं, पोलर वेक्टर। जितने भी कोणीय कोणीय वाले होते हैं सारे, अरे अनिल कुमार पाल स्केलर नहीं होता, अनिल कुमार पाल स्केलर नहीं होता बेटा, पोलर वेक्टर है। ये वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन होती है घूर्णन की दिशा में। इनकी दिशा कैसे निकाली जाती है? उंगलियां घूर्णन की दिशा में और अंगूठा इनकी दिशा को बताता है। अगर कोई कण ऐसे घूम रहा है, सुनना मेरी बात, अगर कोई कण ऐसे घूम रहा है तो कैसे निकालते हैं डायरेक्शन को? एंगुलर कोई भी पोलर वेक्टर की डायरेक्शन को ऐसे, उंगलियां राइट हैंड की और अंगूठा ऊपर, ये डायरेक्शन होती है कोणीय पोलर वेक्टर की। कौन से वेक्टर की? पोलर वेक्टर की।
याद होना चाहिए ये पोलर वेक्टर। और अगर इसका उल्टा घूम रहा है कोई अगर ऐसे घूम रहा है, इस तरीके से घूम रहा है, तो अगर इससे घूमेगा तो इसकी कैसी हो जाएगी राशि, ये कैसा हो जाएगा नीचे की तरफ ओमेगा। मुकेश कुमार झाझड़ा, कल का डाउट। अजी भैया कल एक बात मैंने मुंह से बोल रहा था अलग और लिख दी अलग, तो ये मुकेश झाझड़ा भाई साहब लार पड़ को मारे। बात ये थी कल मैंने बोला था कि भाई अपन ने कल क्लियर कर दी थी, ताप बढ़ेगा तो आयतन बढ़ेगा, बस वही बात है। ताप बढ़ेगा तो आयतन बढ़ेगा। पृथ्वी की सतह पर ताप ज्यादा होता है और आयतन क्या होगा वहां पर ज्यादा होगा। आयतन ज्यादा होगा तो घनत्व कम होगा, घनत्व कम होगा तो हल्का होगा, हल्का ऊपर जाएगा भारी नीचे आएगा। वही बात है, बार बार बात उसकी करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्रह के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूमने वाले उपग्रह का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता। टाइम पीरियड। अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट इसका आंसर करें फटाफट जल्दी से। अनिल कुमार पाल, किसको क्या चीज एक्सप्लेन करनी है वापस कमेंट करो। अनिल कुमार पाल सर एक्सप्लेन कर दीजिए क्या करना है, कमेंट बोलो फटाफट। ध्रुवीय उपग्रह सुनील गुलेरिया, जो ध्रुवों के चक्कर लगाते हैं उसको ध्रुवीय उपग्रह कहते हैं। सुनील गुलेरिया। एक धीरज सिंह पूछ रहा है एक्सियल वेक्टर कौन से होते हैं। एक्सियल वेक्टर जो फोर्स होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, बल विस्थापन, कौन से सदिश होते हैं, अक्षीय सदिश होते हैं। अक्षीय सदिश होते हैं। मुकेश झाझड़ा बिल्कुल आपका अपोलॉजी एक्सेप्टेड, कोई बात नहीं, बिल्कुल पूछना चाहिए, नहीं समझ में आया तो जरूर पूछना चाहिए, लेकिन मैंने आपको शायद क्लियर कर दिया था कि भाई वो लिखने में गलती हो गई थी। अब आ जाओ आगे फटाफट, इसका आंसर बता दो कि एक ग्रह के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूमने वाले उपग्रह का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता। कितने बच्चे आंसर बता रहे हैं फटाफट। सुनील गुलेरिया भी लार पड़ चुके हैं। ध्रुवीय उपग्रह का आवर्तकाल 110 मिनट होता है। लगभग कितना होता है, 110 मिनट होता है। सुनील गुलेरिया। अब देखो इसका जो आंसर होगा कैसे होगा। टाइम पीरियड टी जो होता है, आवर्तकाल जो होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो बेटा कैसे निकालते हैं। टी बराबर होता है 2 पाई आर अपॉन वी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, वी क्या है, वी उपग्रह का वेग है, वी नोट। अभी अभी पढ़ा कर आ रहा हूं, वी नोट की वैल्यू होती है जो निकट स्थित है उनकी बात कर रहा हूं, अंडर रूट कितना जी एम अपॉन आर या फिर अंडर रूट जी आर, ये उपग्रह का वेग है। दोनों वैल्यू को यहां पुट कर दो, वी नोट को यहां पुट कर दो तो दो फॉर्मूले बनेंगे। नंबर 1 फॉर्मूला बनेगा टी बराबर 2 पाई आर वी नोट की वैल्यू यहां रखोगे 2 पाई आर। अच्छा इसको कैपिटल आर लिख देता हूं, मैं निकट स्थित की बात कर रहा हूं ना, निकट स्थित की बात कर रहे हैं। तो 2 पाई आर कैपिटल आर, नीचे कैपिटल आर ले रखा। अरे अगर दूर स्थित होते हैं ना तो बेटा यहां कैपिटल आर की जगह क्या लेते हैं, स्मॉल आर, और स्मॉल आर का मतलब होता है आर प्लस एच। और अगर एच बहुत छोटा हो, जैसे अगर मान लो 100 200 300 किलोमीटर पे उड़ रहा है तो पृथ्वी होती है 6400 किलोमीटर, तो ये आर क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, किससे, एच से। तो अपन इस एच को हटा देते हैं और कैपिटल आर ले लेते हैं। अगर उपग्रह पास में है तो आप कैपिटल आर लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, कैपिटल आर लिख सकते हो। और अब अगर उपग्रह दूर होता है तो आप स्मॉल आर लिखेंगे, और स्मॉल आर का मतलब क्या होता है, आर प्लस एच होता है। ये मैंने निकट स्थित के लिए लिखी है बात। अब सुनो बात, यहां मैंने लिख दिया 2 पाई आर, एक चक्कर में तय की गई दूरी बटा चाल, चाल का वैल्यू यहां रख रहा हूं अंडर रूट जी एम। अब देखो नीचे अंडर रूट आर है, अंडर रूट आर मतलब 1/2, एक पूरा ऊपर है तो कितना हो जाएगा 3/2। एक फॉर्मूला तो ये बन गया, और एक ये वाला रख दो मान यहां पे, तो ये वाला मान रखोगे तो टी का फॉर्मूला कितना आएगा 2 पाई। अब बोलो यहां आर पूरा है और नीचे तुम रखने जा रहे हो ये, तो 2 पाई अंडर रूट कितना हो जाएगा बेटा, ये ऊपर अंडर रूट बच जाएगा 2 पाई अंडर रूट आर अपॉन जी। ये फॉर्मूला हो गया इसका 2 पाई अंडर रूट अपॉन आर अपॉन जी। अब क्या बोल रहा है कि उपग्रह का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता। मास ऑफ द प्लेनेट, मैंने क्या बोला, कैपिटल एम मतलब ग्रह का द्रव्यमान, ग्रह का, पृथ्वी का द्रव्यमान, ग्रह का द्रव्यमान कैपिटल एम,
कैपिटल एम जो होता है ग्रह का द्रव्यमान होता है, तो कैपिटल एम पर तो डिपेंड कर रहा है, ये पूछ रहा है निर्भर नहीं कर रहा, तो कर रहा है इस पर। तो रेडियस ऑफ द प्लेनेट आ रही है, कैपिटल आर आ रहा है, ये कैपिटल आर इस पर भी डिपेंड करता है। मास ऑफ द सैटेलाइट, कहीं भी उपग्रह का द्रव्यमान नहीं आ रहा, स्मॉल एम कहीं भी नहीं आ रहा, यहां पर देख लो कहीं भी उपग्रह का द्रव्यमान नहीं है। कैपिटल एम है ग्रह का द्रव्यमान, कैपिटल आर है ग्रह का आकार, और स्मॉल जी ग्रेविटी है, तो या मास ऑफ द सैटेलाइट, तो इसका आंसर क्या होगा? सी। क्या दे रहे थे सारे बच्चे? सौरव अग्रहरि कह रहे हैं किसकी रेडियस की बात हो रही है? अरे बेटा जी, पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह घूमता है तो किसकी रेडियस होती है? पृथ्वी की। सैटेलाइट कैसी होती है? सैटेलाइट नहीं देखी क्या आपने? अपन चल रहे हैं यहाँ पे, तो एक स्लाइड ऐड करते हैं। ये देखो एक बच्चा पूछ रहा है, सौरव अग्रहरि पूछ रहा है कि भाई सर जो है सैटेलाइट कौन किसकी त्रिज्या की बात चल रही है? ये अपन ने क्या ले ली, एक वो ले लेते हैं, ये पृथ्वी है और सैटेलाइट जो है वो यहां घूम रही है। मैं ये बात बोल रहा हूं आपसे, ये है सैटेलाइट, ये है आर और ये क्या है एच। यहां सैटेलाइट चक्कर लगा रहा होता है, ये सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट ऐसे घूम रहा है, इसके वेग को तो मैं वी नॉट बोल रहा हूं, और मैं ये बोल रहा हूं आपसे वी नॉट बराबर जो होता है वो होता है किसके? अंडर रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच होता है। मैं बोल रहा हूं ये फॉर्मूला होता है आपका, समझ में आ गई मेरी बात? लेकिन अपन ये कहें कि अगर इस एच का मान हो जाए 200 किलोमीटर, मतलब बहुत कम हो जाए 200-300 किलोमीटर, और ये है 6400 किलोमीटर, तो ये बहुत बड़ा है, ये बहुत छोटा है, तो इसको लगभग नगण्य मानकर अपन छोड़ देते हैं और ऐसा कह देते हैं कि भाई अंडर रूट जी एम अपॉन कितना हो गया? आर। ये निकट स्थित उपग्रह के लिए है। एक मिनट, धीरज सिंह क्या बोला? एक सेकंड, ये बिल्कुल सही बात कह रहा है ये। एक सेकंड, सभी बच्चों का अटेंशन इधर है, एक सेकंड, एक सेकंड, एक छोटी सी बात, ये वर्ड मिस्टेक कर रखा है मैंने यहां पर। एक सेकंड, सभी बच्चे इधर देखेंगे। एक सेकंड, एक वर्ड की मैंने मिस्टेक कर रखी है, ये बिल्कुल सही बोला अभी धीरज ने, एक बात बोली है। मैंने जिसको ध्रुवीय सदिश बोला है वो बेसिकली कौन सा सदिश है? वो अक्षीय सदिश है, अक्षीय सदिश, अक्षीय सदिश है, एक्सियल वेक्टर है। एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर है बिल्कुल। ये एक बार इसको सभी बच्चे देख लेना कि जो आपका मैं बोल रहा था कोणीय संवेग, कोणीय वेग, कोणीय वेग, ये कौन से सदिश हैं? ये अक्षीय सदिश है बेटा, अक्षीय सदिश। और बल, विस्थापन, ये ध्रुवीय सदिश होते हैं। मैं लिख देता हूं यहां पे कहीं पे भी, जैसे यहां लिख देते हैं। देखो दो सदिश हैं, एक तो है ध्रुवीय, ध्रुवीय यानी कि पोलर, पोलर जो है इनके एग्जाम्पल हैं बल, विस्थापन, बल विस्थापन, ये इसके ध्रुवीय के। और एक्सियल के, एक्सियल यानी कि अक्षीय, अक्षीय का एग्जाम्पल क्या है? अक्षीय का एग्जाम्पल जितने भी कोणीय वाले आपने सुने, कोणीय संवेग, कोणीय वेग, बिल्कुल ये बात सही है। अब आ जाओ आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। आंसर रिपोर्ट करें फटाफट, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आंसर होने वाला है? फटाफट आंसर कर दें। क्वेश्चन नंबर 6 के पृथ्वी, ये अपनी पृथ्वी है, इसको बोल रहा है ये अर्थ अपनी है, ये इस तरीके से रिवॉल्व कर रही है। अर्थ इज रिवॉल्विंग ऑन द इलिप्टिकल पार्ट,
जो पृथ्वी है वो इस दीर्घवृत्ताकार पथ पर घूम रही है। देखो मैं एक बात आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ा देता हूँ, याद रखना। अभी मैंने क्या कहा, इधर सुनना ध्यान से, लॉजिकल बात आपको पता होगा, हो सकता है इसका आंसर बताओ, लॉजिक बता रहा हूं क्या है। देखो ये जो ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, ये प्लेनेट है ना, ग्रह है, ग्रह जो चक्कर लगा रहे हैं इनकी गति में कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, नियत रहता है। ग्रह और उपग्रह, प्लेनेट और सैटेलाइट दोनों की गति में क्या नियत रहता है, क्या नियत रहता है, कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम नियत रहता है। और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, mvr। ये क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब अगर ये कांस्टेंट होगा, देखो m जो है ये तो चेंज होगा नहीं, पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो तो फिक्स है, पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो तो फिक्स है, m तो चेंज होगा नहीं, तो m को हटा दो तो v इंटू आर बराबर कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। r लगातार चेंज हो रही है। देखो अभी सूर्य से इतनी दूर है, a पर आ जाएगा तो ये दूरी, d पर आएगा तो ये दूरी, c पर ये दूरी और b पर ये दूरी। तो हर जगह पर r का मान अलग अलग है, r अलग अलग है, r अलग अलग है। तो अगर r अलग अलग होगा तो v भी क्या होगा, अलग अलग। द्रव्यमान तो अलग हो नहीं सकता, तो r अलग होगा तो v अलग होगा। तो बताओ हमसे क्या पूछ रहा है, किस बिंदु पर मैक्सिमम होगी, हमसे पूछ रहा है कि किस बिंदु पर मैक्सिमम होगी। तो आप बताओ जिस बिंदु पर ये मिनिमम होगा, जिस बिंदु पर ये मिनिमम होगा उस बिंदु पर ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा। जिस बिंदु पर ये मिनिमम होगा उस बिंदु पर ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो बोल दो कहां पर ये मिनिमम है, ये रहा आर मिनिमम और ये रहा आर मैक्सिमम। तो आपके सामने कॉन्सेप्ट मिल गया आपको। अब हमेशा याद रखना कि जब ग्रह पृथ्वी सूर्य के पास होती है तो उसकी चाल मैक्सिमम होती है, और जब अधिकतम दूरी पर होती है तो उसकी चाल मिनिमम होती है। ये बात हमेशा याद रखना, जब पृथ्वी सूर्य के पास होती है तो सबसे तेज चलती है, और जब दूर होती है तो सबसे धीरे चलती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर करो फटाफट जल्दी से, आपके सामने है। आंसर बताओ फटाफट, आंसर क्या होगा इसका। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए और उसका द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी के तल पर, मैंने आपको एक सवाल करवा रखा है, बिल्कुल अनिल कुमार पाल, बिल्कुल साइड में खड़ा हूं इस टीवी के। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तेरे को, अब देख बेटा, क्वेश्चन नहीं दिख रहा बेटा, वो क्लियरिटी का इशू होता है। आप आपका जो है ना पिक्सल को इंक्रीज करें। लोकेंद्र सिंह, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए और उसका द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा। सी, ज्यादातर सी आ रहे हैं, ऑप्शन देखो सी डी, खूब ऑप्शन आ रहे हैं, डी सी। अब देखो इधर देखना सभी बच्चे एक बार, सबको पता है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है भाई, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है कितना, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अरे होता है कि नहीं होता है। अब जो छोटे चेंज होते हैं 5% से कम तक, उनके लिए क्या करते हैं, प्रश्न वाले ने खुद ने बोल दिया कि एम नियत है, हम सब जानते हैं जी तो नियत है ही सही, एम फिक्स है, एम क्या है, फिक्स है। तो जी व्युत्क्रमानुपाती किसके हो गया, 1/r² के। और जब ऐसा आ जाए, आपको ये पता चल जाए इस पर निर्भरता ये है, और परसेंटेज जो है वो 5% तक है, परसेंटेज कितने परसेंट तक है, 5% तक। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा G/G इंटू 100, ये R को ऊपर ले जाओ तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, R की पावर -2, तो इस माइनस को आगे ले आओ तो माइनस माइनस बता रहा है कमी को, माइनस का इंडिकेट कर रहा है कमी को, डिक्रीज को। इसको क्या लिखोगे आप, डेल्टा R/R इंटू 100। समझ में आ गई बात। लेकिन ये जो घात को तुम आगे लाए हो, ये दो है, इसको तुम क्या लेकर आए हो आगे, ये 2 आगे। तो जब ये घात को जब आगे लाते हैं तो ये कितने परसेंट तक लाना है तुमको, 5% तक ही करना है। कितने परसेंट तक करना है, 5% तक करना है। अब क्या कह रहा है ये कि त्रिज्या 1% कम हो जाए, मतलब त्रिज्या को कम कर रहा है। तो देखो अपन को क्या करना चाहिए, ये सूत्र का माइनस तो यहां लग ही रहा है,
इंटू 2 और त्रिज्या को 1% कम कर रहा है, कमी कर रहा है, तो अपन को यहां लिखना चाहिए -1% कमी कर रहा है। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस 2 इंटू 1 कितना हो गया 2%। तो ये प्लस बताएगा वृद्धि को, किसको बताएगा, वृद्धि को, इंक्रीज को। तो अब क्या आंसर क्या हो गया, अब इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या परसेंट, 2%। तो 2% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अरे 2% क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब आगे बढ़ाओ इस बात को, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के एक उपग्रह एस की कक्षीय त्रिज्या एक दूर संचार उपग्रह सी की कक्षीय त्रिज्या की 4 गुनी है। बहुत अच्छा सवाल है, आंसर कमेंट करो फटाफट, आंसर कमेंट करो कि एक पृथ्वी जो है उसके उपग्रह एस की कक्षा की त्रिज्या दूर संचार सी की कक्षा की त्रिज्या की 4 गुनी है, तो एस का परिक्रमण काल क्या होगा। फटाफट आंसर करें। मून पर आरएमएस वेलोसिटी कितनी होती है, मून पर आरएमएस वेलोसिटी किसकी पूछना चाहते हो बेटा, किसकी आरएमएस वेलोसिटी पूछना चाहते हो आप, ये बताओ मेरे को। वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं होता है, अगर आप एटमॉस्फेयर के बारे में जानकारी चाहते हो तो वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं होता है। इसका आंसर बोलो फटाफट जल्दी से, ज्यादातर बी बोल रहे, कुछ का सी आ रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो सारे ऑप्शन दे दिए तुमने, सी बी डी सारे ही दे दिए। क्वेश्चन समझ नहीं आया मनिंदर सोलंकी को एक बार बताओ सर, क्लियर नहीं दिख रहा। सोनू गोदारा, पृथ्वी के एक उपग्रह एस की त्रिज्या और एक दूर संचार की त्रिज्या की 4 गुनी है, तो एस का परिक्रमण काल क्या होगा, एस का परिक्रमण काल क्या होगा। चलो मैं सोल्व कर देता हूं। देखो इधर ध्यान से, अभी एक वर्ड आया था, अब इधर सुन लो ध्यान से। जो दूर संचार उपग्रह होता है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट होता है, बताओ उसका आवर्तकाल या परिक्रमण काल कितना होता है, 24 घंटे, या फिर यूं कह सकते हैं कि 1 दिन। ये है दूर संचार टीसी, टीसी का मान है 24 घंटे, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि एक उपग्रह एस की कक्षीय त्रिज्या, एक उपग्रह जिसकी कक्षीय त्रिज्या सी की कक्षीय त्रिज्या की कितनी गुनी है, 4 गुनी, यानी कि आर एस इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ आर सी। ये कह रहा है कि एस की त्रिज्या सी की त्रिज्या की कितनी गुनी है, 4 गुनी है, तो टी एस का मान ज्ञात करो, ये बोल रहा है। तो आपको ये पता होगा कि उपग्रह का जो आवर्तकाल होता है, उसको चाहे तो ऐसे ही लिख सकते हो आप ऐसे लिख सकते हो, टी जो होता है वो होता है आर की घात 3/2। टी क्या होता है, आर की घात 3/2। तो आप इसको क्या सोल्व कर सकते हो, T2/T1 इज इक्वल टू R2/R1 की घात 3/2। बोलो R2 कितना दे रखा है, मतलब R2 अगर इसको मान लें S को, तो R2 कितना दे रखा है, 4 RS/RS, और यहां हो जाएगा कितना, सॉरी C, यहां हो जाएगा C, यहां हो जाएगा C, यहां हो जाएगा क्या, किसका निकालना है, S का निकालना है, और यहां हो जाएगा कितना, TC। और ये कितना है, ये घात है कितनी बट्टा 2, 3/2। ये कैंसिल हो जाएगा, आर सी 4 का हो जाएगा कितना बेटा जी, 4 का हो जाएगा तुम्हारे 2। तो TS बराबर कितना हो जाएगा, 2 की घात 3 इंटू TC, और 2 की घात 3 मतलब कितना हो जाएगा, 8। अरे 8 ही तो हो जाएगा, तो ये 8 हो गया, ये 2 है ना, और अगर ये 2 होगा और ये कितने दिन है, 1 दिन, तो ये कितना दिन हो जाएगा, 8 डेज। अरे कितनों का आंसर आ रहा था, ये 8 डेज। बी आंसर आ रहा है रिचपाल का, रिचपाल थालोड़।
केपलर लव जिंदगी, केपलर का नियम तो नहीं बोलना चाहिए बेटा, केपलर का नियम उपग्रह के लिए नहीं था। जो ये लव जिंदगी बोल रहा है कि केपलर का नियम है, तो केपलर का नियम उपग्रह के लिए नहीं था, केपलर का नियम किसके लिए था? ग्रहों के लिए। पर बाय डिफॉल्ट किस्मत से इसके लिए भी वही सूत्र आते हैं ना। तो आप कभी ये मत कर देना, ये क्वेश्चन है नॉर्मल राजस्थान पुलिस और ये पेपर में तो इतना सा पूछा जाता है कि केपलर ने किसके लिए नियम दिए थे? ग्रहों की गति, उपग्रहों की गति। तो सही आंसर ग्रहों की गति होगा। तो ये आंसर होगा इसका 8 डेज। नेक्स्ट देखो, लो इसका आंसर बता दो फटाफट। शानदार क्वेश्चन है, अभी 2 मिनट पहले किया है। अरे सौरव यार, तो आंसर उल्टा ही बताता है। कि सौरव आगरा हरी जो है वो 16 दे रहा है आंसर। सौरव आगरा हरी 16 दे रहा है, 8 होगा भैया। नेक्स्ट आंसर बताओ, अभी 2 मिनट पहले किया है, यहां से आंसर आएगा इसका। ये रहा इसका आंसर। आंसर बोलो। यदि पृथ्वी की ओर खिसक आता है तो उपग्रह का आवर्तकाल कितना होगा? हाँ भाई, क्या आंसर होगा? अभी अभी बताया है कि T इज प्रोपोर्शनल टू R की घात कितना बटा 2? 3/2। तो क्या बोल रहा है ये कि पृथ्वी की ओर खिसक आता है, तो मतलब ये पृथ्वी है और ये सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट है। अब ये सैटेलाइट पृथ्वी की तरफ आएगी तो ये यहां से दूरी होती है R, ये दूरी होती है R। तो अगर ये R कम होगा, ये R क्या हो जाएगा? कम होगा। तो R कम होगा तो T भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो T क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। अरे यही बोल रहे हो ना, पृथ्वी की तरफ खिंच जाएगा तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? B। अरे जयप्रकाश कटारा जी, A कैसे हो जाएगा यार? उल्टे उल्टे आंसर मत दो जयप्रकाश जी, ध्यान रखो, गलत हो जाएंगे, नेगेटिव आ जाएगा। चलो नेक्स्ट बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार है। करके बताओ फटाफट, जो करके बता दे मान जाए आज इस सवाल को। ये राज गोलू पांडे, इक्वेटर पर कितनी होगी मन ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन? मन ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, बेटा क्लियर लिख इसको, क्या लिखना चाहता है तू? मन ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन क्या मतलब है इसका? इसका आंसर करके बता दो फटाफट, शानदार, मजा आ जाएगा। करके बता दे, वो बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है, मतलब बहुत अच्छा, मेरी नज़र में बहुत बढ़िया सवाल है ये। मेरी नज़र में ये बहुत ही शानदार सवाल है। जो बच्चा ये करके बता दे, ये मान ले बहुत शानदार तैयारी चल रही है उसकी। आंसर नहीं आ पा रहा है भैया, कई बच्चे अभी भी सोच रहे हैं। चलो मैं करता हूं इसको। अब इधर ध्यान से देखो सभी बच्चे, आ रहा है क्या आंसर? अब इधर देखो सब बच्चे ध्यान से। एक बात बताओ कि ये कह रहा है, अब सब बच्चे ध्यान से देख लो, लास्ट क्वेश्चन है आज का। पृथ्वी के चारों ओर R त्रिज्या की वर्ताकार कक्षा में v वेग से घूम रही है। उपग्रह जब अपनी कुछ ऊर्जा खो देगा, मतलब अपनी कुछ ऊर्जा खो देगा, तो पहले तुम ये बताओ मुझे कि उपग्रह के पास में ऊर्जा कितनी होती है? किसी भी सैटेलाइट के पास में कितनी टोटल एनर्जी होती है? तो उपग्रह की कुल ऊर्जा, टोटल एनर्जी, उपग्रह की जो टोटल एनर्जी होती है वो कितनी होती है? -G(m)(2r)। अरे बात समझ में आ रही है? ये उपग्रह के पास में कुल ऊर्जा होती है, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि वो कुछ ऊर्जा खो देता है, तो पहले ये तो पता हो कि उसके पास ऊर्जा कितनी होती है, तभी तो कुछ पता आंसर लगा पाओगे। तो अपनी अगर वो कुछ ऊर्जा को खो देता है, मतलब उसकी ऊर्जा में क्या होती है? कमी होती है। अरे बात समझ में आ रही है? अब बताओ मुझे, टोटल एनर्जी अगर कम होगी, अगर ये टोटल एनर्जी कम हो रही है तो ये है माइनस में। अगर ये माइनस में कम हो रही है, इसका मतलब ये बढ़ रही है। टोटल एनर्जी का अगर ये कुछ खो रहा है तो ये टोटल एनर्जी, इसको कम करवाना है अपने को। खोना मतलब इसमें से कुछ एनर्जी निकले। तो बताओ इस R के बारे में क्या कहोगे? क्योंकि R पता चल गया तो फिर पता चल जाएगा, क्योंकि उपग्रह का जो वेग होता है v जो होता है वो होता है कितना? √G(m)(r)।
अब तुम्हें अगर आर इसका पता चल गया टोटल एनर्जी का, तो फिर किसका पता चल जाएगा? टोटल एनर्जी का पता चल गया तो आर का पता चल जाएगा, और आर का पता चल गया तो किसका पता चल जाएगा? वी का पता चल जाएगा। तो बता दो, अगर वो अपनी कुछ ऊर्जा खो देता है, और अगर वो अपनी कुछ ऊर्जा खो देगा तो उसके आर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऊर्जा खो देगा मतलब उसकी ऊर्जा में कमी होगी। ऊर्जा में कमी कब होगी? इसका मान कम कब होगा? जब इसका मान क्या करोगे? बढ़ाओगे। अगर आर बढ़ेगा तो ये कम होगा, लेकिन ये कम किस में होगा? ये कम किस में होगी मुझे बताओ? ये कम हो रही है भाई, आर बढ़ रहा है तो टोटल एनर्जी कम हो रही है, पर टोटल एनर्जी किस में होती है? नेगेटिव में होती है। मेरी बात ध्यान से सुनना, आप बोल रहे हो कि आर बढ़ जाए, अगर आर बढ़ जाए तो टोटल एनर्जी जो है वो कम होगी। सूत्र से आर बढ़ेगा तो टोटल एनर्जी घटेगी, लेकिन ये किस में है? माइनस में। माइनस में जो घट रही है वो वास्तव में क्या हो रही है? वो बढ़ रही है। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ रही है कि अगर आर बढ़ा तो टोटल एनर्जी घटी, लेकिन माइनस में घटी मतलब एक्चुअल में वो बढ़ी, तो वो बढ़ रही है। ये तो कह रहा है कि ऊर्जा खोनी है, ऊर्जा खोने के लिए आर क्या करना पड़ेगा? कम। अगर आर कम करोगे, इसको कम करोगे तो ये बढ़ेगी। टोटल एनर्जी बढ़ रही है माइनस में। माइनस में अगर ये चीज टोटल एनर्जी बढ़ रही है, और माइनस में बढ़ने का मतलब वास्तव में क्या हो रही है? घट रही है। तो इसका मतलब कुछ खोने के लिए आर का वैल्यू क्या करना चाहिए? कम करना चाहिए। और अगर आर का वैल्यू कम होगा तो वी का वैल्यू डेफिनेटली क्या होगा? बढ़ेगा। अरे आर का वैल्यू कम होगा और वी का वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा। तो बताओ क्या होगा? आर डिक्रीजेस और वी क्या हो जाएगा? इंक्रीजेस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। ठीक है, तो आज का जो सेशन था ये इतना ही रहेगा। आपको बात समझ में आ रही है तो थैंक यू बोल दें, और जो है जाते आते कमेंट कर दें। ठीक है, अरे 2mg बराबर आर, निखिलेश शर्मा कौन सा सूत्र कहाँ लगा रहा है? कोई सेंस ही नहीं है इस बात का। 2mg बराबर आर एनर्जी, किसकी बात चल रही है? कौन सा सूत्र लगा रहा है? चलो अब बात कर लेते हैं आगे की। आपके अगर कोई दिक्कत है तो बताओ फटाफट। हाँ मनोज कुमार, कल का टॉपिक आप बताओ, कल क्या टॉपिक बताओ मुझे। सारे बच्चे एक बार टॉपिक कमेंट करो, कौन से टॉपिक का आपको ज़्यादा दिक्कत लग रही है? टॉपिक बता दोगे? ये टॉपिक में थोड़ी सी दिक्कत लगती है सर टॉपिक। हाँ तो कल का टॉपिक आपसे पूछ रहा हूँ मनोज जी, आपसे पूछ रहा हूँ टॉपिक बताओ कल का। टॉपिक बताओ। राज गोलू पांडे बोल रहा है कि इक्वेटर पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का वैल्यू। भैया देख, इक्वेटर पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का वैल्यू तो नहीं बताऊंगा तेरे को, मैं ये बता दूंगा कि जी होता है कैपिटल आर के, और जो इक्वेटर होती है, इक्वेटर से पृथ्वी चपटी होती है, और पृथ्वी अगर इक्वेटर से पृथ्वी लंबी होती है, ये आर जो होता है वो ज्यादा होता है। तो यहां पर जो जी होता है वो कम होता है, और यहां पर जी जो होता है वो ज्यादा होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। कल टॉपिक बता दो, देखा टॉपिक कौन से में दिक्कत है। वेव वाला बोल रहे हैं। अच्छा कल एक देखो, आप अगर कहो तो कल है ना वेव, बिल्कुल वेव जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप बोलो तो वेव जो है, वेव के अंदर डॉपलर प्रभाव, अप्रगामी तरंग मैं आपको करवा दूं। अनुज कुमार सिंपल हार्मोनिक करवा देंगे बिल्कुल। युवराज जहांगीर थर्मोडायनेमिक्स, तो बेटा मैंने 4-5 टॉपिक करा दिए थर्मोडायनेमिक्स के, आज लिंक दे दूंगा, लिंक देख लेना तू। टॉपिक लिख दो, टॉपिक करवा देंगे। कल साउंड और वेव का करवाने की सोच रहा हूं, बोलो तुम सारे यस सर बोल दो। साउंड और वेव करवा दें, एक बार साउंड और वेव करा दें। सुरेश सिंवर टेगोरियन, वेव और थ्योरी करवा दे एक बार, यस सर बोल दो। हाँ बिल्कुल, ऑर्गन पाइप वगैरह सारा करवा देंगे, एक एक टॉपिक ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वेव पूरा
बेटा हीट वाला मैंने करवा दिया, मैंने 4-5 टॉपिक करवा रखे, 5-6 टॉपिक करा रखे। आप एक बार प्लेलिस्ट चेक करो, लव जिंदगी प्लेलिस्ट चेक करो। युवराज जहांगीर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा दी बेटा, 4 ले ले, इसके बाद ले लेंगे अगर तू बोलेगा तो। एक बार वेव वाला करवा दे। निखिलेश शर्मा ग्रेविटेशन तो आज लिया था यार अपन ने। पर्टिकुलर प्रॉब्लम बता, कौन सी प्रॉब्लम है? ऑप्टिक्स करवा देंगे, तेजवीर ऑप्टिक्स करवा देंगे इसके बाद में। पहले तो ये ठीक है, चलो कल कर देंगे। कल अपन वेव पढ़ेंगे, तो वेव पढ़ कर आना तुम थोड़ा सा, है ना? ठीक है, वेव का टॉपिक करा देंगे कल। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही रखेंगे, और आपको पसंद आए तो इसको शेयर जरूर कीजिए जितने भी फ्रेंड्स आपके हैं उनके साथ में, ठीक है? और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। हाँ क्या चीज? एंड कर दे, 1 मिनट रुक जा, नोट येट कर दे पहले। आज है ना वो थोड़ा सा ना मैथ्स और इंग्लिश के जो है वो थोड़ा सा काम था उनके, इस वजह से क्लास नहीं हो पाएगी, तो कल स्टार्ट कर देंगे अपन, ठीक है? कल से वापस रेगुलर हो जाएगी क्लास, ठीक है? ओके, थैंक यू। एट्टी 83 पहुंचा आज। एवरेज वॉच टाइम 10 मिनट आ गया यार, और क्या लोगे, मैक्सिमम आया है।